सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट मैच को जो इंग्लैंड के दौरे पर गए उसको लेकर बहुत सारी अपडेट्स जो है आ रही हैं। प्रैक्टिस सेशन एक हुआ बर्मिंघम में, उससे काफ़ी कुछ निकल के जो है वो सामने आया है। वो सब हमने आपको अपने दूसरे ब्रॉडकास्ट में बताया भी किस तरीके से जो है वहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। मगर मोटी बात यही है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर ये चीज़ें ना कंफर्म होती हुई नज़र आ रही हैं कि वो शायद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट उनका किया जाएगा और उनकी जगह जो है फिर वो अर्शदीप को, आकाशदीप को, किसी को मौका यहाँ पर मिल सकता है। मगर इस ब्रॉडकास्ट में हम इन सब चीज़ों के अलावा जो बुमराह पर कितना ज़्यादा बोझ है वो आंकड़ों के जरिए आपको यहाँ पर समझाएंगे। सिर्फ बातों के जरिए नहीं, आंकड़ों के जरिए पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद आंकड़ों की भी यहाँ पर बात कर लेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लग सकता है झटका। वर्कलोड के चलते बुमराह को दिया जा सकता है आराम। बर्मिंघम के पहले प्रैक्टिस सेशन में बुमराह ने हिस्सा नहीं लिया, मतलब कि मैदान पर जरूर गए थे, यंगस्टर से बात जरूर कर रहे थे, मगर एक भी ओवर उन्होंने डाला नहीं। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डाले हैं। ये मैं एग्जैक्ट आंकड़े भी आपको बता दूंगा। बुमराह की जगह अर्शदीप को मौका दिया जा सकता है, इस तरीके की चर्चाएं हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के दौरान गौतम गंभीर अर्शदीप और आकाशदीप से लंबी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। एक मेंटल मेकअप भी खिलाड़ी का करना होता है जब उसको मैदान पर उतारा जाना होता है। अगर अर्शदीप को उतारा गया तो उनके लिए ये डेब्यू होगा, टेस्ट डेब्यू होगा जो वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। वैसे स्कीम ऑफ थिंग्स में वो काफ़ी समय से जो है वो बने हुए हैं टीम इंडिया के, मगर टेस्ट में डेब्यू अभी तक उनका यहाँ पर नहीं हुआ है। तो सर दो आयाम है इस चीज़ के। इससे पहले हम आंकड़ों पर आए, एक तो बुमराह का ना होना, उनकी कोई रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती, वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ ए बॉलर है। दूसरा, अर्शदीप को यहाँ पर मौका जो है वो मिल सकता है या आकाशदीप को मौका मिल सकता है। अब कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या जाओगे, लेफ्ट आर्म के साथ जाओगे या फिर जैसे भी यहाँ पर देखना चाहोगे। मगर बुमराह का ना होना ये दूसरे कैंप में एक रिलीफ, जो आत्मविश्वास पहले ही बढ़ा हुआ है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब सीना थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। भैया अब तो आ जाओ, अब तो एक तुम्हारा पास गेंदबाज था जिससे हम थोड़ा सा खौफ खा रहे थे, अब तो वो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो उसी दिन बढ़ गया होगा जब टीम भारतीय टीम रवाना हुई थी और गौतम गंभीर ने बाकायदा कोच के तौर पर ये कह दिया था कि भाई 5 में से 3 ही खेलेंगे वो। बिल्कुल। तो ये विश्वास तो उस दिन भी बढ़ गया होगा। मुझे लगता है कि तस्वीर के दोनों पहलू पर अगर बात की जाए, एक पहलू आपने बताया कि भाई प्रैक्टिस नहीं की है, आकाशदीप के नाम की चर्चा चल रही है, अर्शदीप के नाम की चर्चा चल रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो जो रेस्ट मिला है, मतलब जब पूरा रेस्ट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रेस्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, खेलें और हो सकता है कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देना चाहे भारतीय टीम। लेकिन मेरा सवाल अब दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जिस पर आप भी अक्सर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि भाई गौतम गंभीर ने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में इस चीज पर एक तरीके से विरोध जताया कि भाई ये एक खिलाड़ी को लेकर इतनी बात नहीं होनी चाहिए, एक खिलाड़ी को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो वही वाली बात है कि ना चाहते हुए भी कि एक खिलाड़ी को लेकर इतनी बातचीत ना हो। अभी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये सीरीज जब से शुरू हुई है, आपने एक बहस छेड़ी कि 5 में से 3 खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच शुरू होने से लेकर अब तक लगभग 10 दिन का जो समय बीता है, उसमें चर्चा सबसे ज्यादा किस पर हो रही है? अगर मुझे कोई बता दे, बुमराह पर ही हो रही है ना। बिल्कुल। तो अब मुझे ये लगता है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सरप्राइज एलिमेंट होगा। आप अर्शदीप को खिलाएंगे, आप आकाशदीप को खिलाएंगे। सबसे पहले आपको इस हैंगओवर से निकलना होगा कि बुमराह को लेकर क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ बुमराह ग्रेट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जनरेशंस में एक आध ही पैदा होते हैं। लेकिन सिर्फ बुमराह है इसलिए भारत जीतेगा, थोड़ी सी बात जो है वो पचती नहीं। पिछले मैच में कहां जीता? हाँ, नहीं जीता ना। हाँ। तो आपको सबको परफॉर्म करना है, पूरी टीम का फोकस शिफ्ट सिर्फ बुमराह पर हो जाए। मुझे लगता है इस माइंडसेट से बाहर निकलने का समय है। बिल्कुल जी, जब आप बाहर से कमेंट्री कर रहे होते हैं ना तो बड़ा आसान होता है। हाँ। जब आप अंदर आ जाते हो ना तो आपको लगता है यार अब इस सिचुएशन में तो करना तो यही पड़ेगा जो कि दूसरे कर रहे थे। आप बाहर से कमेंट कर रहे थे उस समय कि भाई क्यों इतना होता है, ये होता है। जब आप कोच बन जाते हो, जब आप कप्तान बन जाते हो, तो आप उसी पसोपेश में फंस जाते हो कि भाई आप कर रहे हैं तो किया क्या यहाँ पर। नहीं देखिए,
कुणाल एक चीज और भी है, आपको ना अपने बड़े प्लेयर्स को, आपको अपने ऐसे प्लेयर्स को जो प्रूवन मैच विनर्स हैं, उनको थोड़ा सा तो अलग तरीके से ट्रीट करना लीवे देना पड़ता है। हाँ, आप ये कह दें कि नहीं नहीं सब बराबर है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोच के लिए, एक पिता के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, एक कोच के लिए सारे खिलाड़ी बराबर है। इस माइंडसेट को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, या इस माइंडसेट पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कोच की जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो उसके प्रेशियस प्लेयर्स हैं, जो उसके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा सा बचा के चलना है, उनको थोड़ा सा हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, बिल्कुल। आप सोचिए सौरव गांगुली ने कैसे उस समय, मतलब आज से 20 साल पहले, जहीर खान को हैंडल किया, युवराज सिंह को हैंडल किया, हरभजन सिंह को हैंडल किया। ये सारे प्लेयर्स अपने करियर की शुरुआती दिनों में, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप उठा के देखेंगे तो हेडलाइन जो होती थी वो गलत वजहों से होती थी, कि पब में झगड़ा कर लिया जी, इसको गाली दे दी जी, वहां पे ऐसा कर दिया जी, वैसा। लेकिन क्या उनको, सौरव गांगुली को, ये पता था कि भाई मुझे इस बात से मतलब है कि जब ये मैदान में उतरेगा तो मेरे लिए क्या करके देता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, शेन वॉर्न को लेकर जीवन में कितनी सारी दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज हुई। मतलब आप लड़की ले लीजिए, आप नशीले पदार्थ ले लीजिए, दुनिया भर की चीजें ले लीजिए, लेकिन उनके हाथ में जब वो बॉल आता था ना, तो फिर वो शेन वॉर्न होते थे, फिर उनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो आपको अपने मैनेजमेंट करना चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे केविन पैटरसन को आपने लूज कर दिया इंग्लैंड ने, कुछ प्लेयर्स को आपको हमेशा अपने उस जोन में रखना पड़ेगा, जो जोन जो है आपको बहुत ही हैंडल विद केयर चलना पड़ेगा। और जसप्रीत बुमराह उसी तरह के, उसी श्रेणी की खिलाड़ियों में, सुपरस्टार खिलाड़ियों को हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा सा वैसे होता है। आप उसको वैसे ही नहीं हाँक सकते जैसे सबको हाँक दिया, क्योंकि वो दिल पे बात लग जाती है, ये देखा गया है। चलिए जी, अब कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं कि जसप्रीत बुमराह पे आखिर कितना बोझ है। और मतलब ऐसे ही नहीं, हवाबाजी नहीं कही जा रही कि भाई उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये प्रूवन है। आंकड़े दिखाएं जी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ओवर डालने के आंकड़े दिखाएं हम, ये 1 जनवरी से आंकड़े दिखा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने 410.4 ओवर डाले हैं, 78 विकेट झटके हैं। मिचेल स्टार्क ने 362, पैट कमिंस ने 359, मोहम्मद सिराज ने 355 और गस एटकिंसन ने 328। जो फर्क है वो 40 ओवर का है। पूरा 40 ओवर मतलब 50 ओवर का, 50 ओवर का मतलब मोटा मोटा आप 1 या 2 टेस्ट मैच मान लीजिए, 1.5 टेस्ट मैच मान लीजिए, इतना बड़ा फर्क है। और विकेटों में भी कितना फर्क है, 48-78। तो क्यों बुमराह इतने प्रीशियस हैं, क्यों उन पर इतना ज्यादा फोकस है, और क्यों भाई गौतम गंभीर जैसे इंसान को भी उस पर फोकस करना पड़ रहा है कि भैया नहीं, ये 3 टेस्ट मैच ही खेलेगा, क्योंकि वो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भाई आप कितना खींचोगे। एक अगर गाड़ी अच्छा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 5वें गियर में लगा के तुम खींचते ही रहोगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, कुछ चीजें जो है ना, वो आप जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल। तो अगर आपने जो अभी स्टैट्स ये रखे, इसको मैं अगर देखूं तो मैं कहता हूं कि रेंज क्या चल रही है। रेंज चल रही है 328 से 362, ठीक है। यानी इस लिस्ट में सबसे कम गेंदबाजी गस एटकिंसन ने की है 328, और सबसे ज्यादा की है मिचेल स्टार्क ने। लेकिन अगर आप इसकी रेंज का एक मीडियम निकाले तो 350 के आसपास बैठता है, 340-350 ओवर। अब आप देखिए, मिचेल स्टार्क उसके आसपास है, पैट कमिंस उसके आसपास है, मोहम्मद सिराज उसके आसपास है, गस एटकिंसन भी जब आप 340-350 में आएंगे उसके आसपास है। बुमराह उससे हट के सीधा चले जाते हैं 50 ओवर। 362 में आप 38 जोड़ेंगे तो होगा 400, 38 में आप 10 और जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 48। तो आप 50 ओवर ज्यादा हैं। 50 ओवर का मतलब होता है कम से कम 1.5 टेस्ट मैच। तो फिर मुझे वो सौरव गांगुली की बात याद आती है, जो अभी हम परसों नरसों भी शो पे बात कर रहे थे, कि आप 5 टेस्ट मैच में उनको खिला लीजिए, और 5 टेस्ट मैच में आप उनको 42 ओवर कराने की बजाय 43 ओवर, बल्कि 43.4 ओवर लीड्स में उन्होंने फेंका है। आप 43.4 ओवर की बजाय 35 ओवर कराइए। 30-35 ओवर, 30 से 35 ओवर आप करा लीजिए। तो आपने जो हर मैच में तकरीबन 10 ओवर उनसे कम कराए, तो हो तो गए ओवरऑल। जब आप एक बढ़ गया मैच, एग्जैक्टली। तो ये जो आपने स्टैट्स निकाला है, ये इसी बात की गवाही देता है कि आपके जो कप्तान है, चाहे वो बॉलर ही कप्तान क्यों ना हो, या पैट कमिंस जैसे खुद ही कप्तान भी हैं, लेकिन कप्तान है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना एक तेज गेंदबाज को कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना आपको करना चाहिए। तो ये जो आंकड़े हैं, इसमें जो नीचे के 4 नाम हैं, वो आपको बताते हैं कि अगर एक खिलाड़ी 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक अगर खेल रहा है, आप उससे एवरेज मान के चलिए कि वो 350 ओवर, 340-350 ओवर फेंकेगा। अगर वो 410 ओवर फेंक रहा है, तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, दरअसल वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी, वो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और उन पे रिस्क है, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट जो है उस तरीके से खेलते हैं। अब आप उनको कितना कहां पर खींचोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, ये देखना बड़ा मतलब ये इसको बहुत सही से हैंडल होना चाहिए। ना तो
ना तो उनका जो बताया गया उनके बारे में वो ठीक से हैंडल हुआ, ना उनकी गेंदबाजी का जो वर्कलोड है वो ठीक से हैंडल हो रहा है। और जब वो बीमार पड़ जाते हैं या जो निगल हो जाता है उसके बाद ही आप उनको बैठाते नहीं तो उससे पहले खींचते रहते हो। चलिए अब ये किस तरीके से हैंडल अब इस दौरे पर किया जाएगा ये भी देखना है। और आपने सर 2 आयाम बताए, मैं तो तीसरा भी सोच रहा हूँ। मैं तीसरा आयाम ये सोच रहा हूँ कि भाई कल को अगर बात फंसी गई कि 5वें टेस्ट मैच पे आई गई तो फिर बोलेंगे भाई खेल ही ले यार, एक और खेल ले, तो जो तीन था वो 4 हो जाएगा, फिर वो भी बोलेंगे यार चलो एक और। अगर सीरीज 2-2 से मतलब देखिए गौतम गंभीर इस पूरे जसप्रीत बुमराह को, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है ना वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं। मतलब अगर तर्कों पे बात की जाए कि ये सिर्फ 5 मैच नहीं है, ये 5 मैच के अलावा अभी आपको 2 साल के अंतराल में जितने टेस्ट मैच हैं उन सब में आप चाहेंगे कि बुमराह मैक्सिमम में प्रेजेंस रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर 2-2 हो गया और अगर आपकी वहां पर पॉइंट टेबल फंस रही है, आपको अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं, फिर आपको आने वाले कई सीरीज ऐसी हैं जो होम सीरीज हैं जहां पर आप स्पिनर पर जाकर मैच निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ठीक है यार, हम पूरी की पूरी एक सीरीज में आराम दे देंगे, 3 मैच की सीरीज है, बांग्लादेश के साथ है, हम बुमराह को आराम दे देंगे। तो फिर आप क्यों नहीं कहेंगे कि भैया खेल ले एक और वो भी खेल लेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे वो, ठीक है, वो भी कहेंगे कि चलो भाई इतिहास का हिस्सा है बनने का मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है कि भाई मेरे को बोला जा रहा है, तो फिर हर कोई चाहेगा। चलिए जी, अब वो नौबत ना आए तो ज़्यादा उससे पहले ही टीम इंडिया जो है अपने कब्जे में चीज़ें कर ले। अब शुभमन गिल को लेकर जो है ना वो बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई एजबेस्टन में जो है वो इतिहास रच सकते हैं। अब एजबेस्टन कुछ 6 ग्राउंड ऐसे हैं सर, हमने टोटल निकालने की मैं कोशिश कर रहा था, एग्जैक्ट निकाल के जो ग्राफिक्स में पेश नहीं कर पाया अभी आपके सामने, कि 6 ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर टीम इंडिया को कोई जीत नहीं मिली, जिसमें से एजबेस्टन एक ग्राउंड है। ठीक है, अब उस एजबेस्टन ग्राउंड में कौन कौन से मशहूर टीम इंडिया के कप्तान फेल हुए हैं, जहां पर शुभमन गिल को ये कमाल करके दिखाना, जो एक टेस्ट पुराने कप्तान है। ठीक है, चलिए जी मैं नाम गिना देता हूं उन कप्तानों के जो एजबेस्टन में फेल हुए, मतलब जीत नहीं पाए, अपनी टीम उनकी जीत नहीं पाई। अजीत वाडेकर, एस वेंकट राघवन, मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन, MS धोनी, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ये कप्तान जो हैं वो नहीं जीत पाए थे। अब शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा सा ये है कि भाई वो यहाँ पर इतिहास रच के दिखाएं। सर मेरे को लग रहा है टू मच हो जा रहा है उनके ऊपर भी। ठीक है, मतलब अब एक होता क्या है ना, जो सर मुंडाते ही ओले पड़े। ठीक है, अब आप कप्तान बनते ही आपके सामने इंग्लैंड का दौरा आ गया, चलो वो एक बात थी, मगर उस इंग्लैंड के दौरे के साथ जो पिछली नाकामियां भी साथ जुड़ी हुई हैं कि भैया वो इतनी हो गई हैं कि अब अगर आप एक और नाकामी आपने देखी तो आप पे सीरियस सवाल उठ जाएगा कि भैया आप कौन सी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जो आप घर पे हार रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हार रहे हो, आप इंग्लैंड में हार रहे हो, तो ये कहाँ अथॉरिटी दिख रही है। तो ये चीज़ जो है ना, आप बोल दो कि भाई मेरे पे दबाव नहीं है, मगर आपको किसी ने बोला भी नहीं होगा, क्यों ही बोल देगा कोई, आप एक टेस्ट पुराने हो, आपसे कोई क्या बोल देगा। मगर बात ये कि वो प्रेशर तो आप फील करोगे ही ना कि यार मैं ही क्यों ऐसी जगह पे फंसा आके। अगर मेरे साथ होता कोई घरेलू सीरीज पड़ रही होती, एक टीम में 2-4 एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते तो मेरे पे उतना बोझ नहीं होता। यहाँ पर अगर नहीं शुभमन गिल अच्छा कर पाए तो फिर उनकी कप्तानी पे सवाल उठेंगे, जो उठना शुरू हो चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जो बैगेज है ना, जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की बात कर रहे हैं या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार की बात कर रहे हैं, वो बैगेज गौतम गंभीर पे साधा है कोच के तौर पर, वो भारी है। मतलब वहाँ जो गठरी है ना वो 70-80 किलो की हो चुकी है, यहाँ जो गठरी है वो भी 5-10 किलो की ही है जरूर, ये मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप देखिए, मैं BCCI की चयन समिति का चीफ सिलेक्टर हूँ, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और मुझे कप्तान बनाना है आपको। मैंने कहा कि जी कुणाल को कप्तान बनाएंगे, तो मैं आपको फोन करके पूछूंगा ना कि कुणाल, मैं आपको कप्तान बनाने की हम लोग सोच रहे हैं, आप तैयार हैं इसके लिए? आप जब हामी भरेंगे तभी तो मैं बनाऊंगा ना। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचानक हो गया। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल कप्तान बने और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज आ गई, इंग्लैंड की सीरीज तो पहले से थी। तो शुभमन गिल को ये पता था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कप्तानी आपको, आप इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने, आप कोई हांगकांग की टीम के कप्तान नहीं बने। ठीक है ना, या इनफैक्ट हांगकांग की क्रिकेट टीम के लिए भी जो कप्तान बनता होगा उसके लिए बहुत बड़ी बात होती होगी, राइट? बिल्कुल। तो आप अगर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं तो आपको ये पता है कि ये चैलेंजेस आएंगे, ये चुनौतियां मेरे सामने आएंगी, मुझे प्रेस का सामना करना पड़ेगा, मुझसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे, मैं जब हारूंगा तो मेरी खिंचाई भी होगी। अचानक जो मैं अखबारों के पैराग्राफ में आता था, अचानक मैं हेडलाइन में आने लगूंगा। बिल्कुल। गिल का नाम स्क्रूटनी होने लगी वो हर तरफ से होगी। तो फिर आपको इसके लिए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तभी आप कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं।
अच्छी बात ये कि आईपीएल में ठीक है फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, लेकिन लीडरशिप स्किल जो होती है ना वो तो स्किल ही होती है, तो वो कुछ वहां पर आ गई है। मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर वो परेशान नहीं होंगे, और ना ही वो इस बात को लेकर परेशान होंगे कि भाई जो काम पटौदी नहीं कर पाए या जो काम अजहरुद्दीन नहीं कर पाए या धोनी नहीं कर पाए वो मैं कैसे करूंगा। उनको ये लग रहा होगा अभी इस वक्त अगर मैं शुभमन गिल के दिमाग से सोचने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में पाऊंगा कि मेरे बल्लेबाज चले हैं, 5 शतक लगे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव्स देखूंगा। हमने 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, और हमने जो गलतियां की हैं वो गलतियां कॉलेज की टीम से भी नहीं होनी चाहिए। भूल जाइए कि भारतीय टीम में हम खेल रहे हैं। अगर हम किसी कॉलेज की टीम से भी एक मैच में 5 कैच छोड़ देते हैं, या अगर हम एक कॉलेज की टीम से भी खेल के हमारे पुछल्लेबाज 24 रन और 30 रन में आधी से ज्यादा टीम सफाचट हो जाती है, तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं जीत के लायक ही नहीं, राइट। तो ये शुभमन गिल का थॉट प्रोसेस होगा। अच्छा करेंगे, मुझे लगता है शायद इंतजार करना चाहिए। फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छा ही करें। चलिए, मगर सवाल जो है ना अब मुरली कार्तिक ने उठा दिया। जैसे मैं बोल रहा था ना, लोग सवाल उठाने लगे हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन है, फटाफट से बता देता हूं। कोर्ट प्लेट दिखा दें। मैच के दौरान एक समय तो लगा कि एक नहीं बल्कि कई लोग कप्तान हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत हाथ से खिलाड़ियों को इशारा कर रहे थे। शुभमन गिल जिनको कप्तान बनाया गया वो भी ऐसा कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि इतने लोग इशारा क्यों कर रहे हैं। चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए और सिर्फ एक कप्तान ही होना चाहिए। एक सीनियर खिलाड़ी थोड़ा बदलाव करता है और किसी को थोड़ा सुधारता है जब उन्हें लगता है कि वो थोड़ा गलत स्थिति में फील्ड में है। थर्ड मैन हो या शॉर्ट फाइन, मिड ऑन मिड ऑफ भेजना, ये सब कभी कभार ठीक है, लेकिन इतने सारे खिलाड़ी इतनी बार फैसले लेते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। तो मुरली कार्तिक जी सर ये बोल रहे हैं कि भाई बड़े कप्तान नजर आए मुझे तो मैदान के ऊपर, एक कप्तान नहीं कई नजर आए। कभी कभार कोई सीनियर खिलाड़ी कोई रोक टोक कर देता है, समझ में आता है, मगर इतनी बार कि केएल राहुल भी कर रहे हैं इशारे, ऋषभ पंत भी इशारे कर रहे हैं, वहाँ पर शुभमन गिल भी इशारे कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी है। इससे अच्छा ये कि भाई एक ही आदमी करे, अब गलत सही जो होगा वो भुगत लिया जाएगा, मगर इतने सब जो लोग करेंगे उससे कन्फ्यूजन फैलता है। हाँ, लेकिन देखिए अगर जो फिर वही वाली बात है कि जब जो कप्तान बनता है ना उसको ये पता होता है कप्तान में हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई एम द बॉस। आपको और ये सब चीजें शुरुआत में होंगी, ये पूरा लॉट जो है ना इस वक्त जो खेल रहा है वो लॉट बड़ा इनएक्सपीरियंस टाइप का है। उस तरह किसी के पास 10 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर होता क्या है भाई, हम ही अपने घर में बच्चों को बताते रहते हैं ना, हम भी बताते हैं बेटा ऐसे कर लेना, थोड़ी देर में उसकी माँ आती है बेटा ऐसे कर लेना, बाबा दादी साथ में रहते हो तो वही बता देते हैं बेटा ऐसे कर लेना, ठीक है। बच्चा तो अपने मन से ही करता है ना जो करना है उसको। तो अभी धीरे धीरे हम बताना फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। वो ग्रेजुएशन में आ जाता है तो फिर कोई नहीं कहता कि बेटा ऐसे करना, बेटा वैसे करना। उसे पता है क्या कर रहा है, उसको पता है, उसको भी पता है उसे क्या करना, हमको भी पता है कि उसको क्या करना है। तो अभी शुभमन गिल ऑन अ सीरियस नोट, भारतीय क्रिकेट की कप्तानी के वो बच्चे हैं जिसको हर कोई सलाह देना चाहता है, और हिंदुस्तान में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। सिर्फ क्रिकेट की बात मत कीजिए, तुमने पीला क्यों पहना है, नीला क्यों नहीं पहना, और तुमने नीला क्यों पहना है, तुमने पीला क्यों नहीं पहना, ये बताने वाले रोज हमको 36 मिलते हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल इतने भी बच्चे नहीं है कि उनके पास अगर कोई आकर कह देगा कि नहीं ये ओवर इसकी बजाय उससे कराना चाहिए और वो उससे सहमत नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे या मान लेंगे। वो करेंगे वही जो उनके मन में आएगा। आइडियाज आ रहे हैं, आने दीजिए। धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। आप मेरे पास 5 बार कोई चीज कहने आएंगे और मैं 5 बार आपकी बात नहीं सुनूंगा ना, फिर आप 6ठी बार आएंगे भी नहीं। तो अभी क्या है, अभी तो हर कोई उनके पास जा रहा है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि एक आधी जीत मिल जाएगी ना तो चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी। चलिए जी, बुलेटिन के आखिरी में एक इंपॉर्टेंट चीज, गेंदबाज जो है ना अब उसको बल्लेबाजी सिखाई जा रही है, ठीक है। सिराज ने प्रैक्टिस सेशन में लंबे वक्त तक बैटिंग की है। पुछल्ले खिलाड़ियों की जो बैटिंग है उस पर ध्यान दिया गया। ग्राफिक्स दिखा दें, उनको अभ्यास करवाया गया जम के। हेडिंग्ले में पुछल्ले बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। पहले टेस्ट मैच में भारत ने 24 रन पर 6 विकेट खो दिए थे और 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट मैच जो शुरू होना है। तो एक ये पॉसिबल गड्ढा ये जो नजर आ रहा है, जो भी लूप होल्स नजर आ रहे हैं, उन सब पर काम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और जरूरी भी है। मतलब आप 80s या 70s की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मतलब 80s की अगर कहा जाए, 70s तो बहुत पीछे चला गया मैं। 80s की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जहां मनिंदर सिंह को एक बॉल का फेस करना था और नहीं कर पाए थे। टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। कई साल बाद उनसे साउथ अफ्रीका में हम लोग के एक दोस्त ने रवि शास्त्री से पूछा कि आपने सिंगल क्यों लिया था, तो बोले अगर नहीं लिया होता तो हार गए होते, अच्छा है कम से कम ड्रॉ हो गया था। तो कहने का आशय ये कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने और ये हमने कर लिया था जी। ये काम ऐसा नहीं कि हम भाई आर अश्विन क्या कोई बैट्समैन के तौर पे आए थे भारतीय टीम में, नहीं आए थे ना। हरभजन सिंह क्या बैट्समैन के तौर पे आए थे, शतक हैं लोग के। हरभजन सिंह के बाकायदा शतक हैं, आर अश्विन का शतक है। जहीर खान ने बाद के दिनों में अपनी बल्लेबाजी पर काफी काम किया, वो बैटिंग करने लगे थे। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप
वनडे छोड़ दीजिए, T20 भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास इतना बल्लेबाजी का हुनर होना चाहिए कि कहीं मैच फंसा हुआ है और 7-8 ओवर के खेल लेने से मैच ड्रॉ हो सकता है, या 7-8 ओवर खेल लेने से आप मैच अपनी टीम को जिता सकते हैं, तो आपको वो 7-8 ओवर क्रीज पर टिकना आना चाहिए। ये मुझे लगता है शायद यहाँ पे स्किल का प्रॉब्लम नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यहाँ पर भारतीय टीम कॉम्प्लिसेंट हो गई थी। यहाँ जैसे ही 450 रन जुड़े ना, वो जसप्रीत बुमराह को या वो मोहम्मद सिराज को या फिर वो बाकी जितने भी गेंदबाज थे, सबको लगा कि अब तो हमारे बल्लेबाजों ने इतने रन जोड़ दिए ना कि हम तो ले ही लेंगे जी। ये भूल गए कि इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी कहां तक है। बिल्कुल जी, और कई बार क्या होता है ना कि ये बल्लेबाज ना भारत में तो रन बना देते हैं, भारत के बाहर खासकर सेना कंट्रीज में थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। अब उसको जगाने की जरूरत है कि भाई आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई तुम यहां पर भी कर सकते हो, 10, 15, 20 रन जो बनाओगे वो काम ही आएंगे। चलिए, जब ये मेहनत मशक्कत क्या काम आती है वो तो मैदान पर ही पता लगेगा। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस ब्रॉडकास्ट में। अभी बस इतना ही, नमस्कार।